हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पवन और कविता को आदर्श पति-पत्नी का खिताब मोहल्ले में ही नहीं, उसके रिश्तेदारों और मित्रों से भी प्राप्त है। 3 साल पहले टीना के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में बता दिया था कि आगे कविता माँ तो बन सकती है, पर उसे और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों को जीवन का खतरा रहेगा। इसीलिए अच्छा हो कि वे अब संतान की इच्छा त्याग दें। माहवारी समय से न आने पर कभी गर्भ न ठहर जाए, यह सोचकर कविता सशंकित हो चली कि आदर्श पति-पत्नी से आखिर चूक हो ही गई। अपनी शंका कविता ने पवन के सामने रखी तो वह भी सशंकित हुए बिना नहीं रहा। झट से कविता को डॉक्टर के पास ले जाकर पवन ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं, कविता के गर्भवती होने से माँ बच्चा दोनों को खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो गई। इस खतरे को अभी क्यों न खत्म कर दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं, 10 दिन बाद आ जाना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में कविता ने पवन से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों न खतरे भरे इस जुए में एक पासा फेंक कर देखा जाए। संभव है कि दैहिक परिवर्तनों के चलते शारीरिक कमियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से बच जाएं। तुम पागल हो गई हो, पवन बोला। सोचो कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, इतना बड़ा जोखिम नहीं। तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। कविता चुप रह गई। वह नहीं चाहती थी कि पति की बात को ठुकराकर उसे नाराज करे या कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन बाद पवन ने कविता को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात तो 3 माह तक भी हो जाता है। 3 माह तक हम यह तो समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होती है या नहीं। जरा सी भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जाने दो, मैं भी छोटी सी बात भूल गया था कि यह गर्व और खतरे तुम्हारी देह में है, तुम्हारे लिए है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी देह के भीतर के फैसलों में हस्तक्षेप करने वाला। निराश मन से कहता हुआ वह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय से पवन घर जल्दी पहुंच गया। बिना कुछ बोले सोफे पे धंस कर बैठ गया। यह देख कविता बगल में बैठती हुई बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है ना, हक परेशान हो। कभी 1.5-2 माह तुम्हें गवारा नहीं तो चलो सफाई करवा लेती हूँ, बस अब तो खुश हो जाओ। यह तुच्छ बात क्या है, मैं तो आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए कविता ने पवन की गोदी में सिर औंधाकर उसकी कमर में बाएं डालकर उसे कस लिया। पवन को लगा कि कविता उसे अनमना नहीं देख सकती, इसीलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह आपात मस्तक न्यौछावर है तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व उसके भी बनते हैं, और ऐसे दायित्वों की कविता सैन्य उससे उम्मीद भी करती होगी। कहते भी हैं कि एक कदम पत्नी चले तो पति को 2 कदम चलना चाहिए। मतलब यह है कि कविता की सहमति पर अपनी हाँ का ठप्पा लगाकर खतरे की प्रतीक्षा करे, पर वह किस विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को हाशिए में डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी की बुलबुलों की तरह बनते व बिगड़ते रहे। अंत में विचारों के मंथन के बाद पवन ने पत्नी की प्रार्थना मान ली और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। आखिर डॉक्टर की देखरेख में गर्भस्थ शिशु का 9वां महीना चल रहा था। कविता को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी मौसेरी बहन माला को बुलवाने के लिए फ़ोन पर बात की। मौसी मानी गई। माला को कविता के हाथ सौंपकर वापस भी चली गई। दिन करीब आते देख कविता और पवन एक दे नहीं हो सकते थे। देहान पवन को जैसे राग किए जा रही थी। बार बार जीजाजी कहकर पवन से सटकर माला का उठना बैठना कविता को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वह नादान लड़की बहक गई तो, या फिर पवन बहक गया तो कविता का संदेह तब मजबूत हो चला जब अगली सुबह माला न तो समय से उठी, नहीं उसने चाय नाश्ते का ध्यान रखा। कविता ने पवन को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह माला के कमरे में गई जो अकेली सो रही थी। रसोई में देखा तो पवन टोस्ट और चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर पवन अधबुझी कविता को देखकर चौंक कर बोला, अरे तुमने बस किया कि नहीं। उसके गाल पर चुम्बन की छाप छोड़ते हुए फिर बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बनाकर देखूं। पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे, पर अब मेरी आदत छूट गई है। तुम्हारी वजह से मैं पक्का आलसी हो गया। जाओ कुल्ला करो और मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं तो यह देख रही थी कि टीना स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आज टीना को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपाकर कविता टीना के स्कूल की बात कह बैठी। कल रात को तो बताया था कि आज उसकी छुट्टी है। मेरी भुलक्कड़ रानी, कहीं मुझे न भूल जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो। कहते हुए पवन कविता को अपनी बाहों में भींच कर लिपट गया। प्यार करने के लिए लिपटे पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती माला ने उन्हें लिपटे हुए देख लिया। वह बाधा डालते हुए बोली, दीदी तुम क्यों रसोई में आ गई। मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई।
चौंक कर पवन टीना से अलग छिटक गया और खौल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी को बढ़िया सी चाय पिलाऊं। चाय तैयार हो तब तक आप टीना को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कीजिए। माला टीना को जगाने में लग गई। सबसे पहले चाय माला ने पी और पहली चुस्की के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। पवन झेंप गया। उसे लगा कि कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया। उसको हंसते देखकर कविता ने चाय का प्याला उठाया और मुंह से लगाकर टेबल पर रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है टीना, जरा देख तो चाय पीकर। टीना ने चाय का स्वाद लिया और वह भी मौसी से चिपट कर हंस पड़ी। बरबस पवन ने चाय का स्वाद लिया तो बोल पड़ा, धत तेरे की, यह पवन का बच्चा भी किसी काम का नहीं, इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाए और रसोई की ओर चल दिए। पीछे से माला रसोई में पहुंची। हटिए जीजाजी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही, मैं ही बनाती हूँ, कहकर माला हंस पड़ी। पवन ने सोचा था कि सभी को नाश्ता तैयार करके सरप्राइज दे, पर पासे उल्टे ही पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। काफ़ी दिनों के बाद शक में जी रही कविता आज जी भरकर हंसी तो पेट में दर्द के चलते पवन ने कविता को अस्पताल में भर्ती करवाया और माला को अस्पताल में रात दिन रुकना पड़ा। दूसरे दिन मौसी आ गई थी, सो यह काम उन्होंने ले लिया और माला को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते माला को पवन के करीब आने व बहकने के लिए मौके मिले। जवान लड़की घर में हो, संग साथ एक दूसरे को कुछ कुछ छूना और छूने की हद पार कर जाना, फिर अच्छे बुरे से बेपरवाह एक कदम और बस एक और कदम की पवन और माला के करीब लाया। पवन ने और करीब आकर माला को अपनी बाहों में खींचकर गाल पर चुम्बन चढ़ दिया। माला लाज से सिर उठी, साथ ही भीतर से दहक गई। पवन ने भी माला की सिरहन व दहक महसूस की। पवन एक बार तो तड़प उठा, पर सॉरी माला जी कहकर झटके से दूर हो चुका और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। सॉरी, अब कभी नहीं, किसी हालत में नहीं, मैं भूल गया था कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। और फिर नज़र झुकाकर वह बाहर चला गया। मर्द का स्पर्श पाकर देह के भीतर स्वर्गिक एहसास से माला तड़प गई। शायद कुछ अधूरा रह गया था जो अब पूरा न हुआ तो वह बराबर झटपटाती रहेगी। काश ये अधूरापन समाप्त हो जाए, काश एक कदम और के परिणाम अब माला की सोच के बाहर थे। उसको दुनियादारी की चिंता नहीं रही, उसे सुध-बुध थी तो सिर्फ यह कि अधूरापन अब वह नहीं सह पाएगी। अब उसे हर कीमत पर पवन का स्पर्श चाहिए, भले ही उसे कई मौत मरना पड़े। वह तकियों को बक्स के नीचे भींचकर पलंग पर औंधी पड़ी झटपटाती रही। अस्पताल की कैंटीन में मौसी को लंच करवाकर पवन काफ़ी देर रुका। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसीलिए उसकी खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर पवन कविता संदेहजनक स्थिति में गुजर रहे थे। रात को घर आकर पवन टीना और माला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और माला अपने कमरे में। पवन सोच रहा था कि माला ने आपत्ति नहीं जताई तो क्या, पर अब वह उसके लिए सम्मानीय व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही घर में उसे माला जैसी मेहमान की इज्जत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। हर अगले कदम के भले बुरे के इस बारे में उसे अवश्य सोच लेना चाहिए। मुश्किल से पवन को उनींदी हालत में रात काटनी पड़ी। पुरुष होकर इतना भला बुरा सोच ले, वह वाकई पुरुष है। बहक कर संभल चुके पुरुष को चट्टान समझकर उल्टे पांव वापस लौट जाए, वही समझदार स्त्री है। जमीर सभी का सच बोलता है, परंतु उस जमीर के सच को सुनने वाले पवन जैसे पुरुष बिरले ही होते हैं। माला तो करवटें बदल बदल कर अपने गदगदाए यौवन को पवन के हाथ सौंपना चाहती थी, पर कैसे क्या यह संभव था। पवन माफ़ी मांगकर माला से नज़दीकी समाप्त कर चुका है, परंतु माला ने एक ही चाहत पल भरी रही थी, वह अपना सब कुछ पवन को सौंप दे। माला अब अपनी देह की दास थी। छटपटा कर वह कब उठकर कमरे से निकली और कब पवन की चादर में धीरे से घुसकर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। पर आहट पाते ही पवन उठकर बेड के नीचे उतरकर धीमे स्वर में बोल पड़ा, माला, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है, इस माफ़ी का सम्मान करो। मैं तुम्हारी कविता टीना इस घरौंदे के भविष्य को धोखा नहीं दे सकता। देखो, भूल जब समझ में आ जाए त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, जिनसे एक ज़िंदगी तुम्हारी भी है। मौसी जी जानेंगी तब क्या होगा, और कविता जानेगी तो पता है ना, वह मर जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम भी बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ और मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। तुम अपनी इस देह को और अपने अस्तित्व को अपनी सुहागरात के लिए बचा कर रखो। ऐसी जल्दी ना करो कि अपने पति के लिए तोहफा गंवाकर अंतिम सांस तक आत्मग्लानि के बोझ से दबकर आनंद ना पा सको और न ही पति को दे सको। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं गलत हूँ, मैंने अपना कदम पीछे हटाया तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो।
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं भूल कर लौट आया, इसी तरह तुम भी लौट जाओ और अपनी ज़िंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचाओ। माला चुप नहीं रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजाजी रिश्तों का मैं क्या करूं? अहम बात तो यह है कि मेरे शरीर में आग आपने लगाई है। इसे बुझाने के लिए कहाँ जाऊं, किस घाटे में कूद जाऊं? पवन ने माला की मंशा को स्पष्ट किया। तुम गलत हो माला। माला जिद कर बोली, मैं गलत सही की बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे मेरी देहांग में जलाकर राख कर देना चाहते हो। मैं अपनी इस देहान को बर्बाद नहीं होने दूंगी और नहीं इसे और ज़्यादा झटपटाने दूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो कि अपना तो अपना, सारे परिवार समाज की हदें पार करने पर तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुम करने वाली हो वह कितना बुरा है? पवन ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाँह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसके कमरे में ले गया और बोला, कुछ लाज हो तो यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। जो तुम चाहती हो पति के साथ किया जाता है। बात टल गई, पर माला रात भर नहीं सोई और आंखें सूजकर लाल हो गईं और उसके चेहरे पर रंगत की जगह अधूरेपन की बेचैनी झलक रही थी, जैसे वह कुछ भी कर सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से पवन अस्पताल में रहा और दोपहर बाद माला भी पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश कविता बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद पवन बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा। इस अवसर पर माला भी नवजात बहनों को गोदी में लेकर कविता के चेहरे पर तब तक नज़र गड़गड़ाई रही जब तक कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि कविता और उसके नवजात शिशु का मासूम चेहरा उससे किस तरह प्यार के हकदार है। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन पर पला ज्वार आंखों के रास्ते बह चला। आंखों में रोशनी लौटी तो माला ने अपने आंसू पोंछकर नवजात बहनों को इस प्रकार से चूमा जैसे कह रही हो कि अरे फूल की पंखुड़ी से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन भी फूल सा हल्का हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स